देखो चैप्टर 18 एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या है? देखो बड़ा बड़ा कंपनीज को ना बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जमा करना पड़ता ही है। वो क्या होता है? से बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब तो जमा करना ही पड़ता है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बोर्ड से ऑडिटर रिपोर्ट, ये सब तो जमा करना ही पड़ता है। सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका पार्ट बोलते हैं। लेकिन एक एनुअल रिटर्न बोल के भी एक चीज होता है जो हर कंपनी को कंपलसरी है। चलिए क्या होता है? जब भी हर साल का कंपनी का स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुआ, नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, कोई पुराना डायरेक्टर रिजाइन किया, कंपनी के मेंबर स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई चेंज हुआ, उसके रूल में कोई चेंज हुआ, कंपनी का हेड ऑफिस बदला, रजिस्टर्ड ऑफिस बदला, नया ब्रांच खोले, नया बिजनेस ऐड किए, सब कुछ भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है ना, उसका डिटेल जमा करने को एनुअल रिटर्न बोलते हैं। तो सेक्शन 92 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स द कंपनी टू फाइल एनुअल रिटर्न। हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एन एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म MGT 7। गवर्नमेंट का MGT 7 नाम का फॉर्म है, उसको पूरा भर के जमा करना पड़ता है। उसमें कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ईयर में ये सब बातों को, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट कंपनी, इनके बारे में, कंपनी का शेयर, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या चल रहा है अभी, कंपनी का कहाँ कहाँ से उधारी है, कंपनी के मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स अलॉन्ग विद चेंजेस इन देयर सिंस क्लोज ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। कंपनी का मेंबर्स में कोई चेंजेस आया है, डिबेंचर होल्डर में कोई चेंज आया पिछले फाइनेंशियल ईयर से। ये ऊपर वाला जो ABC था ना, ये चेंजेस नहीं बोल रहा है बेटा, ऊपर वाला ABC बोल रहा है अभी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। लेकिन D नंबर बोल रहा है मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर का लिस्ट में कोई चेंज आया है तो। कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन, इन सब में कोई चेंजेस आए हैं तो पिछले साल के मुकाबले अब तक, मतलब ड्यूरिंग 1 ईयर कुछ भी चेंज हुआ तो। इस साल कंपनी बोर्ड मीटिंग कब कब कंप्लाई किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितनी बार मीटिंग किए, अलग अलग कमिटीज बनता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। अपने पढ़े थे ना एक टॉपिक में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टीम का थोड़ा थोड़ा ग्रुप बना दिया जाता है और उनको एक एक काम दे दिया जाता है। जैसे एक ऑडिटर कमेटी होता है, नाम से लगता है कोई ऑडिटर लोग का कमेटी होगा, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक कमेटी होता है जिसको, मेरे यहाँ पे 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनमें से 3 को हम एक कमेटी बना दिया और इनको बोला देखो ऑडिटर तो ईयर एंड में एक बार आएगा, लेकिन तुम लोग रेगुलर नजर रखो, जैसे ऑडिटर रखता है वैसे रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहो, क्योंकि ऑडिटर आएगा तब तक अगर उस समय कोई फ्रॉड या एरर पकड़ा गया और उसका नुकसान हो गया कंपनी को ऑलरेडी, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये कमेटी बनाए तो इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, ये कमेटी कितनी बार मीटिंग किया, मीटिंग में कौन कौन आए, डायरेक्टर्स को, KMP को कितना रेम्यूनरेशन दिया गया इस साल, कंपनी को कोई पनिशमेंट या पेनल्टी लगा है तो कंपनी के ऊपर, कंपनी के डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स के ऊपर, ये सब बातों का इंफॉर्मेशन। मैटर रिलेटेड टू द सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला नया, कंपनी में कोई अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनका डिटेल, और अगर अदर मैटर जो उस फॉर्म में जगह रहता है वो सब भरने का, मतलब ऐसे करके इंफॉर्मेशन रहती है जो वहां भरनी पड़ती है। ये रिटर्न जो है ना सेल्फ साइंड बाय ए डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी, और अगर कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो साइंड बाय ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। मतलब या तो तुम्हारी कंपनी का कोई CS है, देखो डायरेक्टर तो साइन करेगा ही, उसके अलावा बोला एंड कंपनी का CS है तो वो साइन करेगा, और कोई कंपनी का CS नहीं है तो किसी बाहर से CS इन प्रैक्टिस से साइन करवा लो। अगर कोई कंपनी OPC है तो या स्मॉल कंपनी है, उनका भी एनुअल रिटर्न होता है, वहां पर भी वही रूल है, डायरेक्टर साइन करेगा या फिर कोई कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बाहर का कोई कंपनी, या तो कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, और कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। या बाहर का CS का साइन नहीं चाहिए, CS इन प्रैक्टिस का साइन नहीं चाहिए। तुम्हारी कंपनी में कोई CS है तो उससे करवा लो, नहीं है तो नहीं चाहिए, ठीक है। स्मॉल कंपनी और OPC में बाहर का CS का साइन कंपलसरी नहीं है। तुम जब एनुअल रिटर्न जमा करोगे तो तुमको ROC से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय ए लिस्टेड कंपनी
या जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर है या टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, उसको एक आउटसाइड प्रैक्टिसिंग सीएस से सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। मतलब किसके लिए बाहर का सीएस कंपलसरी है? मतलब तुम्हारे यहाँ सीएस है फिर भी बाहर का सीएस से साइन, मतलब इंडिपेंडेंट सीएस जो प्रैक्टिसिंग है। अगर तुम्हारी कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है या फिर तुम्हारा टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो तुमको एक सीएस इन प्रैक्टिस से सिग्नेचर लेना पड़ेगा। ठीक है, वो साइन करेगा एमडीटी 8 में और वो डिस्क्लोज करेगा कि कंपनी में सब कुछ ठीक है, सारा रूल कंप्लाई हो रहा है जो ऊपर लिखा हुआ था कि नहीं फॉलो हुआ। एनुअल रिटर्न का एक्सट्रैक्ट, every company shall place a copy of annual return on the website of the company. If any, and the web link of such annual return shall be disclosed in the board report. तो तुमको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा और उसका एक वेब लिंक बनता है ना जिस पर क्लिक करने से वो खुल सके, वो तुमको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो रिपोर्ट होता है ना हर साल, उसमें वो लिंक का भी एड्रेस देना पड़ेगा ताकि कोई को अगर खोल के देखने का मन है तो वो लिंक के थ्रू खोल के देख सके। ये जो एनुअल रिटर्न है ये आरओसी को भी जमा करना पड़ेगा। यस, तो इसका रजिस्ट्रार को कॉपी जाएगा विदिन 60 डेज फ्रॉम एजीएम। जिस दिन कंपनी का एजीएम हुआ है उसके 60 डेज के अंदर अंदर। और अगर कंपनी एजीएम कॉल ही नहीं करे तो जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था, एजीएम का रूल पढ़े थे ना, वो 3 रूल आगे पढ़ेंगे भी, पहले पढ़े हुआ है ना वो 3 रूल की कब एजीएम हो जाना चाहिए। हाँ सर। 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वैसे करके। तो सर जिस दिन एजीएम हो जाना चाहिए था उस दिन से 60 डेज, और अगर एजीएम हुआ तो जिस दिन एजीएम हुआ उस दिन से 60 डेज, और अगर लेट हुए तो एक्स्ट्रा फाइन पेनल्टी के साथ, एडिशनल फीस के साथ तुमको एनुअल रिटर्न जमा करना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, अगर नॉन फाइलिंग करते हो तो कंपनी के ऊपर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन, और ऑफिसर के ऊपर भी 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन। ऑफिसर को तो इम्प्रिजनमेंट का भी चांस है अप टू 6 मंथ। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को भी ये सर्टिफिकेट जो है वो एनुअल रिटर्न का, उसका तुम जो सर्टिफिकेट लोगे ना उससे, अगर तुम्हारा वो टर्नओवर 10 करोड़ और पेड अप कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस कर रहा है, तो वो सर्टिफिकेट का कॉपी भी तुमको आरओसी में जमा करना पड़ेगा। अगर तुम वो सर्टिफिकेट नहीं लिए तो तभी तुम्हारे कंपनी के ऊपर पेनल्टी फाइन होगा। ठीक है, और कंपनी सेक्रेटरी भी अगर गलत इंफॉर्मेशन दिया तो उसके ऊपर भी फाइन मिलेगा। मतलब वो गलत साइन कर दिया बिना ध्यान दिए तो उस पर भी फाइन पेनल्टी हो जाएगा। ये रिटर्न का कॉपी तुमको तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में रख के रखना है, या फिर कोई और सिटी या टाउन या विलेज जहाँ पे तुम्हारे 110 से ज़्यादा मेंबर लोग रहते हैं तो वहाँ पर जो तुम्हारा ऑफिस है वहाँ भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तुमको 8 साल तक मेंटेन करना होगा। वही रूल अकाउंट जैसे मेंटेन होता है वैसे ही एनुअल रिटर्न का कॉपी 8 साल तक रख के रखना पड़ेगा। कोई भी आदमी आके ये कॉपीज को चेक कर सकता है, फीस देगा और चेक कर सकता है। वो फीस देगा वो ठीक है, और जिरोक्स करवाना चाहता है तो जिरोक्स भी करके दोगी, और पर पेज 10 रुपये से ज़्यादा मत लेना। तो कोई अगर तुमसे आके बोलते हैं कि हमको एक कॉपी चाहिए तो 7 दिन के पहले नोटिस देगा और वो कॉपी मांग सकते हैं। कोई भी आगे रिटर्न को इंस्पेक्शन कर सकता है, ये इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा ड्यूरिंग बिजनेस आवर। ठीक है, वो लोग भी विदाउट पेमेंट फीस चेक करेगा, मतलब चेकिंग के लिए कोई फीस नहीं है, जीरोक्स मांगेगा तो फीस है। ठीक है, कुछ कुछ केस में कंपनी फीस लेता है लेकिन वो भी 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई कंपनी 50 रुपये फीस लेके करेगा भी क्या। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तुमको ऑर्डर कर सकता है कि तुम्हारा जो एनुअल रिटर्न का कॉपी है वो हमको शो करो, तो वो लोग भी इंस्पेक्शन के लिए मांग सकते हैं। ये फालतू का ज्ञान था। अगर कंपनी रिफ्यूज कर देता है कॉपी देने से, कोई भी ऑफिसर को या तो जो भी ऑफिसर है और कंपनी दोनों को 1000 रुपया पर पेनल्टी है फॉर एवरी डे। जितना दिन तुम बोला ना 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा,
अगर तुम 7 दिन से लेट हो और 11 दिन में दिए तो 4 दिन का पर डे 1000 रुपया करके फाइन होगा। लेकिन ये जो फाइन है बढ़ता ही चला जाएगा 1000 करके। तो मैं कोई जगह जाके तो रुकिएगा, हाँ मैक्सिमम 1 लाख। ठीक है, क्लियर है? क्या क्लियर है ये बात? हाँ चलो, क्या बोला? ये बोला कि 7 दिन के कोई आके तुमसे कॉपी मांगेगा तो 7 दिन में देना है, मांगने से 7 दिन के अंदर। अब अगर तुम 7 दिन में नहीं दिए, तुमको देने में 15 दिन लग गया, तो जो एक्स्ट्रा 8 डेज लगा पर डे 1000 रुपया करके फाइन, कंपनी पे भी और कंपनी के उस ऑफिसर पे भी। सर ऐसे तो हम लेट होते ही जाएंगे तो 1000 रुपया करके तो 1 करोड़ का फाइन हो जाएगा। तो नहीं, ये मैक्सिमम फाइन होगा 1 लाख तक, टोटल मिला के 1 लाख क्रॉस नहीं कर सकता। अब आता है मेन टॉपिक, चैप्टर नंबर 19, मीटिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी में एक बात ध्यान रखो, मीटिंग कितना टाइप का हो सकता है। एक तो होता है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग, उसका रूल पढ़ेंगे। एक होता है शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग, एक होता है शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक होता है स्टैट्यूटरी मीटिंग, और एक होता है अदर। बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, वही एजीएम को जीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग एजीएम, ईजीएम, स्टैट्यूटरी मीटिंग और अदर, इनके बारे में इसमें रूल पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ वाला सेक्शन 101 प्रोवाइडेड जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड, जब भी शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओगे 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए, 21 क्लियर डेज। अब ये क्लियर का मतलब क्या है? जिस दिन नोटिस छोड़ रहे हो वो दिन काउंट नहीं होगा, जिस दिन मीटिंग है वो दिन भी काउंट मत करो, और जिस दिन नोटिस छोड़े हो वहां से 2 दिन का और पोस्टल के लिए टाइम पीरियड रखो। मतलब मान लो 11 तारीख को नोटिस छोड़ा कि एजीएम कॉल कर रहे, 11 तो काउंट होगा नहीं, 12 से काउंटिंग चालू करोगे, 11 को मत गिनो। नोटिस छोड़ने वाला डे को 21 दिन में मत गिनो। सर 11, 12 भी मत गिनिए, 12 और 13 भी मत गिनिए, 2 दिन आप पोस्टल के लिए रखिए। अब 14 से गिनना चालू कीजिए। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मान लो 31 का महीना, तो 31, 1, 2, 3, 4 तारीख को तुम्हारा मीटिंग हेल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला बात ध्यान में रखना कि कभी भी एजीएम बुलाओ, चाहे वो इन राइटिंग नोटिस हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में मीटिंग हो रही, 21 क्लियर डेज का गैप, क्लियर डेज बोला इसीलिए। सर लेकिन अगर हमको बहुत जरूरी है, हम शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाना चाहते हैं, 21 दिन का टाइम ही नहीं है, जो डिसीजन पास करना है, यहाँ पे कोई भी जनरल मीटिंग बोला, मतलब एजीएम ईजीएम दोनों का रूल बोल रहे हैं यहाँ पे। सर हो ही सकता है, बहुत सारा काम ऐसा होता है जिसमें अपनी वेट नहीं कर सकता। तो ठीक है, अगर तुम्हारा 95% शेयर होल्डर अगर रेडी है, जो लोग एंटाइटल टू वोट है वो 95% शेयर होल्डर या मेंबर अगर रेडी है, ठीक है, तो फिर ठीक है, लेसर डेज का मीटिंग बुला लो। इन केस ऑफ एनी अदर जनरल मीटिंग बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी, द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, ये ज्ञान दे रहे हैं, इसको तो मतलब नहीं है। 95% अगर तुम्हारे यहाँ शेयर कैपिटल है तो 95% शेयर होल्डर, और नहीं तो 95% मेंबर। ठीक है, सीधा सा बात, और इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। मतलब जिनके पास 95% से ज़्यादा का वोटिंग पावर है, वो लोग बोल दे तो जल्दी मीटिंग बुला लो, वरना कोई स्कोप नहीं है। ये मीटिंग में किस किस को जाएगा? नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग कंपनी शैल बी गिवन टू, कंपनी का हर मेंबर को नोटिस जाएगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा अगर वो मेंबर मर चुका है तो, अगर वो मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके बिहाफ में जो है उसको जाएगा, कंपनी के ऑडिटर को जाएगा, कंपनी के हेड डायरेक्टर को जाएगा। ठीक है, अब मीटिंग में 2 टाइप का बिजनेस का डिस्कशन होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया 4, जिसको हम लोग अड्डा के नाम से बुलाते हैं।
एनुअल अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन मतलब अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड का डिक्लेरेशन का डिसीजन, और ए से लास्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ये 4 काम को ऑर्डिनरी बिजनेस बोला गया, जिसको अड्डा बोलते हैं। ठीक है, जी सर। अड्डा को छोड़ के सब बिजनेस स्पेशल बिजनेस है। तो अड्डा को छोड़ के कोई भी बिजनेस का डिसीजन होने वाला है वो सबको स्पेशल मानेंगे और उनका अलग से पूरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा कि ये सब बिजनेस डिस्कस होने वाला है, प्लीज आप तैयार होके आइए। ऑर्डिनरी बिजनेस का बोलने का जरूरत नहीं है। अगर एजीएम है, अगर एजीएम है तो अड्डा तो डिस्कस होगा ही होगा, ये बोलने का जरूरत नहीं। लेकिन उसके अलावा कुछ भी और डिस्कस होने वाले सब स्पेशल बिजनेस है, तो नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजो कि क्या क्या बातें डिस्कस होने वाली है। लेकिन अगर जनरल मीटिंग है, मतलब ईजीएम है, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तब फिर सारा ही बात स्पेशल बिजनेस है, क्योंकि ईजीएम में अड्डा का डिस्कशन नहीं होता जनरली। और अगर हो भी रहा है तो वो भी तुमको शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे नया डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए आपको बुला रहे हैं। वो भी तो अड्डा का पार्ट है ना, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट। ऑडिटर अचानक रिजाइन कर दिया तो नया ऑडिटर के लिए बुला रहे हैं आपको। कंपनी इंटरम डिविडेंड देना चाहता है तो उसके लिए बुला रहे हैं आपको। जो भी है, अगर तुम्हारा ईजीएम है तो हर बात स्पेशल बिजनेस है, अगर एजीएम है तो अड्डा छोड़ के हर बात स्पेशल बिजनेस है। ठीक बात? तो देखो यहाँ पे वही बोला, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ये सबको अड्डा बोलते हैं। इनके अलावा सब स्पेशल बिजनेस है एजीएम में। और एनी अदर मीटिंग में, एजीएम छोड़ के कोई मीटिंग है तो सब कुछ स्पेशल। ठीक बात? अगर कंपनी जो ऊपर वाला रूल बताया गया है कि मीटिंग में ये सब बताना पड़ेगा पहले से, नोटिस देते वक्त 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए, अगर कोई कंपनी इसमें डिफॉल्ट करता है तो सर फाइन पेनल्टी जिंदाबाद, 50,000 तक का फाइन, या फिर जितना फायदा तुमको मिल रहा है तुम जानबूझ के ये कियो कि नोटिस सबको भेजा ही नहीं, जानबूझ के तुमको लगा कुछ शेयर होल्डर ऐसा है जो आते ही ना बोलेगा इस काम के लिए, उनको तो बुलाओ ही मत मीटिंग में, और उनको नोटिस भेजे ही नहीं। तो भैया इसका तुमको फायदा हुआ एज ए प्रमोटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए की मैनेजरियल पर्सन। तो जितना तुमको फायदा हो रहा है उसका 5 गुना या फिर 50,000, विच एवर इज हायर, का तुमको फाइन लगेगा। तो मतलब भैया जी फायदा हो रहा है उसको काउंट कैसे करेंगे? भैया जी वो नोटिस, वो मीटिंग तुम पास कराए उन लोगों को नहीं बुला के, उससे तुम्हारा कंपनी को कितना का बेनिफिट या तुमको कितना का बेनिफिट हुआ? मॉनिटरी बेनिफिट। सब मीटिंग में कोरम होता है, कोरम मतलब कोरम का होता है क्या, मिनिमम इतना मेंबर प्रेजेंट हो तो ही मीटिंग वैलिड है, वरना नॉट वैलिड। वो अलग अलग है बेटा, बता रहे हैं सुनो। नहीं 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 75% कोरम नहीं है बेटा, आप कंफ्यूज हो, आप ORSR में कंफ्यूज हो रहे हो। OR होता है, OR क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वो होता है कि कोई भी डिसीजन ऐसा जिसमें 51% शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, 51 मतलब 1/2, और SR मतलब कोई ऐसा डिसीजन जिसमें 75% शेयर होल्डर का हाँ चाहिए, यानी 3/4। वो अलग हो गया बेटा। ये हो रहा है मीटिंग में कितना लोग प्रेजेंट होगा तो मीटिंग होगा, वरना ये मीटिंग कैंसिल करो, पोस्टपोन करो, दूसरा मीटिंग कॉल करो। मीटिंग में अगर इससे कम लोग आए तो मीटिंग होगा ही नहीं, डिसीजन पास तो बात का बात हो रहा है ना, कैंसिल हो जाए, कैंसिल नहीं होता, पोस्टपोन होता है। ठीक है? तो अगर तुम्हारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और तुम्हारे यहाँ 1000 से कम मेंबर है, ठीक है, मीटिंग के डेट पे 1000 से कम मेंबर है, तो मिनिमम 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो ही मीटिंग वैलिड होगा, वरना मीटिंग कैंसिल।
पोस्टपोन करो। तुम्हारे यहाँ 1000 से ज्यादा लेकिन 5000 से कम मेंबर है, तो फिर मिनिमम 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर तुम्हारे यहाँ 5000 से भी ज्यादा मेंबर है तो मिनिमम 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। और अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शेल बी कोरम फॉर अ मीटिंग। ठीक है, ये है रूल कोरम का। अब इसमें एक दो काम का बात और है। सर मान लीजिए कोरम कितना देर में आ जाना चाहिए मीटिंग चालू होने के? हाफ एन आवर के अंदर। अगर मीटिंग चालू होने के आधा घंटा में कोरम नहीं पहुंचा है, मतलब कोरम में जितने लोग होने चाहिए उतने मेंबर नहीं पहुंचे, तो फिर मीटिंग को पोस्टपोन किया गया। मीटिंग शेल बी एडजर्न्ड बोला जाता है। कोर्ट में जैसे बोलते हैं ना, कोर्ट हैज बीन एडजर्न्ड फॉर द डे, वैसे मीटिंग शुड बी एडजर्न्ड। तो सर एडजर्न तो हो जाएगा, फिर दोबारा कब होगा? या तो एडजर्न करते वक्त कोई और डे टाइम फिक्स कर लो, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको डे फिक्स कर ले, आज तो मीटिंग एडजर्न कर रहे हैं, ये मीटिंग करेंगे दोबारा 27 तारीख को। ठीक है भैया, 27 को होगा। सर ऐसा कुछ बोला नहीं, बस बोला मीटिंग एडजर्न फॉर द डे, तब कब होगा? नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम डे, सेम प्लेस। टू एडजर्न ऑन द सेम डे in the next week at the same time and same place। ठीक है। और ये adjourn meeting, in the case of adjourn meeting the commission given not notice not less than 3 days notice। ये adjourn meeting का सबको नोटिस जाएगा एटलीस्ट 3 दिन पहले। इसको या तो मेंबर्स लोग को भेज दो इंडिविजुअली, और तुमको लगता है सर इंडिविजुअली भेजने जितना टाइम नहीं है तो एक काम करो, एडवर्टीजमेंट दे दो न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर में, कि हमने मीटिंग एडजर्न किया था वो इस दिन हो रहा है। ये एडजर्न मीटिंग का रूल। ठीक है। अब आता है चेयरमैन ऑफ अ मीटिंग। एक मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा? या तो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका नाम बता दो पहले से, जैसे मान लो रिलायंस में बताया कि मुकेश अंबानी मीटिंग का चेयरमैन होगा, तो फिर मुकेश अंबानी होगा। मान लो आर्टिकल में नाम नहीं लिखा है, तब जो लोग मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट है मेंबर, उनमें से कोई एक जन इलेक्ट होगा बाय शो ऑफ हैंड। बोलेगा हाथ उठाओ कौन किसके फेवर में है, एक एक करके नाम कॉल होगा, बताओ इसको चेयरमैन बनाएं। अगर उनके फेवर में हाथ उठाए जाएंगे, अगर मेजोरिटी लोग हाथ उठा रहे हैं, हो जाएगा। ठीक है। सर आर्टिकल में नाम मेंशन था, तब फिर वोटिंग का कोई जरूरत नहीं है, वही हो जाएगा। सर लेकिन आर्टिकल में नाम मेंशन था और वो आया नहीं, तब फिर यही वाला तरीका, तुम जो प्रेजेंट हो उनमें से इलेक्ट हो। सर एक वर्ड बार बार आ रहा है, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट। अब ये पर्सनली प्रेजेंट क्या होते हैं? खुद से आए, अपना प्रॉक्सी नहीं भेजे। बेटा जी मैक्सिमम मेंबर अपना प्रॉक्सी भेज सकते हैं, तो वो प्रॉक्सीज को काउंट नहीं किया जा रहा है कोरम कैलकुलेट करते वक्त। जो खुद मेंबर है वैसे 5 मिनिमम आने चाहिए, या 15 मिनिमम आने चाहिए, या 30 मिनिमम आने चाहिए। 5, 15, 30, ठीक है ना। 1000, 5000 या उससे ज्यादा, 5, 15, 30 ऐसे याद करो। तो पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब चेयरमैन भी जो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है उन्हीं में चूज होगा। फिर प्रॉक्सी को मेंबर नहीं बना दोगे, चेयरमैन नहीं बना दोगे, सॉरी। ठीक है। एक और यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन 1042 प्रोवाइड दैट इफ अ पोल इज डिमांडेड ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन। अगर बोला गया कि चेयरमैन के इलेक्शन के लिए पोल होगा, मतलब वोटिंग होगा, द चेयरमैन इलेक्टेड ऑन अ शो ऑफ हैंड शैल कंटिन्यू टू बी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अंटिल सम अदर पर्सन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन। पहले शो ऑफ हैंड से एक चेयरमैन डिसाइड कर लिया गया, ठीक है, लेकिन फिर सबको लगा नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, तो बोला गया एक काम करते हैं, पोल कराते हैं, मतलब वोटिंग, नॉर्मल वोटिंग, वो डब्बा में नाम डाल के, और फिर चेयरमैन चूज होकर मीटिंग होगा। तो फिर ठीक है, जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक जिसको शो ऑफ हैंड से चूज कियो वो चेयरमैन रहेगा, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर वो पोस्ट खाली करेगा, दूसरा आदमी आगे बैठ जाएगा जो जिसका वोट में नाम गया।
ठीक है। आगे आई थिंक एक टॉपिक आएगा कि चेयरमैन का रोल या ड्यूटीज क्या है, नहीं आया तो वहां पढ़ लेंगे एक बार बाद में। प्रॉक्सीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेंबर को जनरली मीटिंग खुद अटेंड करना होता है, बट अगर वो खुद नहीं कर रहा तो प्रॉक्सी को भेज सकते हैं टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। प्रॉक्सी को मीटिंग में बोलने का मौका नहीं मिलेगा, पहला बात। और शो ऑफ हैंड में अगर वोट हो रहा है, कोई डिसीजन पास हो रहा है जिसमें हाथ उठा के वोटिंग हो रहा है, वहां प्रॉक्सी वोट नहीं कर पाएगा। तो प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में वोट नहीं कर पाएगा और प्रॉक्सी को मीटिंग में बोलने का राइट नहीं। ही कैन नॉट टेक पार्ट इन डिस्कशन। ठीक है। बाकी उसको वोट करने का आगे होगा बाई पोल अगर वोट हो रहा है। देखो नॉट सेक्शन 1051 इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, अगर उसका आर्टिकल में परमिशन नहीं है तो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकता। मतलब जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है लेकिन आर्टिकल में अलाउड है प्रॉक्सी तो हो सकता है, लेकिन जिस कंपनी का शेयर कैपिटल है वहां पे आर्टिकल में अलाउड हो या नहीं हो प्रॉक्सी हो सकता है। ठीक है। तो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी ये बात बोलता है, जो कंपनी सेक्शन 8 है मतलब चैरिटेबल कंपनी, वहां प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं होते। नॉट टू बी अपॉइंटेड एनी अदर पर्सन एज प्रॉक्सी अनलेस वो अदर मेंबर भी मेंबर है। मतलब हम प्रॉक्सी भी एक मेंबर को ही बना पाएंगे सेक्शन 8 कंपनी में, लेकिन नॉर्मल कंपनी में ऐसा नहीं है। मेरा भाई रिलायंस का शेयर होल्डर नहीं है, मेंबर नहीं है, बट हम उसको अपना प्रॉक्सी भेजना चाहता है, हम भेज सकते हैं क्योंकि रिलायंस सेक्शन 8 कंपनी नहीं है। लेकिन भाई टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन 8 लग रहा है ना नाम से, चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी, उसका मीटिंग हो रहा है, हम अपना भाई को प्रॉक्सी भेजना चाहते हैं जो मेंबर नहीं है, हम नहीं भेज पाएंगे। सेक्शन 105 सबसेक्शन 6 प्रोवाइड दैट इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शैल बी इन राइटिंग। हमको अपने को पहले राइटिंग में बताना पड़ेगा कि ये आदमी मेरा प्रॉक्सी अपॉइंट हो रहा है। ठीक है। कोई अगर कंपनी तुम्हारा मेंबर है, मतलब कोई कंपनी तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर है, तो ऑब्वियस बात है वो ऑथराइज राइटिंग में भेजेगा, इस आदमी को ऑथराइज लेटर दे रही है, हमारी जगह मेंबर बन के आएगा। ठीक है। इस बात का कंपनी को इन्फॉर्म किया जाएगा MGT 11 में, और ये 48 आवर पहले बता देना पड़ेगा कंपनी को। ये लेटर हमको रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज देना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉक्सी है, 48 आवर पहले। एक आदमी 50 से ज्यादा मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता, या फिर 10% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ वोटिंग राइट। मतलब नंबर्स में 50 और परसेंटेज ऑफ कैपिटल के हिसाब से 10% से ऊपर का। हाँ, लेकिन सर एक ही आदमी है जिसका 12% शेयर होल्डिंग है, तब क्या होगा सर? वो अपना एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। अरे यहाँ ऊपर रूल में फंस जाएगा ना वो, तो एक आदमी 10% से ऊपर शेयर कैपिटल वालों का प्रॉक्सी बन के नहीं आ सकता। सर एक ही आदमी है जो 12% होल्ड करके बैठे, तो उसका तो प्रॉक्सी हो ही नहीं पाएगा फिर। नहीं, उसको अलाउ किया गया कि एक आदमी को अपने प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाए। ठीक है। 3 ऐसा केस बेटा जिनके बदले में कोई आएगा तो उसको प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले में कोई आ रहा है तो उसको मेन मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा। सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वोटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, वरना जो चेयरमैन है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। गवर्नर, सर वैसे स्टेट के गवर्नर होते हैं, उनको प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा। मेन में मतलब गवर्नर के बिहाफ में कोई आदमी आएगा, प्रेसिडेंट के बिहाफ में कोई आदमी आएगा, वो प्रॉक्सी नहीं, मेन मेंबर की तरह काउंट होगा। मतलब उसको सारा राइट होगा जो एक मेन मेंबर को होता, बोलने का, बाई पोल में वोट करने का, सब। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एज मीटिंग, कोई कंपनी या कॉर्पोरेशन है जो मेंबर है। अरे सर ऑब्वियस बात है, कंपनी क्या चल के आएगा क्या? तुम्हारी कंपनी में अंकिता लिमिटेड में रिलायंस लिमिटेड मेंबर है, क्या रिलायंस लिमिटेड चल के आएगा क्या? कैसे आएगा सर? तो उसका जो भी आएगा उसको प्रॉक्सी नहीं बोलो, क्योंकि तब तो उसका कभी भी उसके बिहाफ में कोई बोल ही नहीं पाएगा मीटिंग में। कंपनी खुद आ नहीं सकता, और कंपनी के बिहाफ में जो आएगा उसको अगर प्रॉक्सी मान लोगे तो बेटा जी वो तो ना बोल पाएगा ना बाई पोल में वोट कर पाएगा। जी सर। तो सर जी उनके इन तीनों के प्रॉक्सी, इन तीनों के बिहाफ में जो आए
उनको प्रॉक्सी नहीं बोलते, उनको नॉर्मल मेंबर की तरह विल हैव ऑल राइट्स ऑफ अ मेंबर। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ वोटिंग। एक मीटिंग में वोटिंग कैसे होता है सर? या तो भाई शो ऑफ हैंड, हाथ उठाओ, या भाई इलेक्ट्रॉनिक वो वोटिंग, या भाई पोल मतलब वो डब्बा में डाल के, या भाई पोस्टल बैलेट मतलब घर में बैठ के आपको एक फॉर्म आएगा, मीटिंग में यही बात डिस्कस होने वाला है, सब पॉइंट के आगे यस नो का ऑप्शन होगा, तुम फेवर में हो या नहीं टिक करके भेज दो, पोस्टल बैलेट। ठीक है। तो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड इन मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ डूइंग वोटिंग, that is hands are counted, final decision shall be announced by the chairman, however 10% member object same method of voting will be used, however 10 member object, हाँ अगर 10 मेंबर ऑब्जेक्ट कर देते हैं, 10% से ज्यादा मेंबर बोल देते हैं नहीं भैया हम लोग तो हैंड वाला वोट नहीं मानेंगे, तो फिर अदर मेथड यूज होगा। अदर कौन सा? ये रहा 3। ठीक है। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन, सर if I receiving an email with option yes or no, there will be no need to appoint a proxy in this method because everyone can vote without coming to the meeting। ठीक है। Sir, voting by poll, it is the most famous election method in which member come to general meeting and they do voting either physically or electronically। वहाँ आएंगे, बैलेट बॉक्स में अपना अपना वोट डालेंगे, या उनके हाथ में मशीन होगा उससे बजर टिपेंगे यस नो का। ठीक है। पोस्टल बैलेट मीन्स वोटिंग बाय पोस्ट, इट इंक्लूड वोटिंग बाय शेयर बाय पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक मोड इंस्टेड ऑफ वोटिंग पर्सनली फॉर ट्रांजेक्शन बिजनेस इन जनरल मीटिंग। घर बैठ के बाय पोस्ट या बाय ऑनलाइन वोट करें। ठीक है। अब पोस्टल बैलेट वाला जो है ना वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों तो नॉर्मल था। पोस्टल बैलेट में ज्ञानबाजी नहीं काम का बात है। सर पोस्टल बैलेट तब तो पहले सब कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता, किन के लिए कंपलसरी है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके लिए। तो पहले क्या बोला? रूल 22(16) प्रोवाइड दैट द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। कुछ ऐसा बिजनेस है जिनका डिसीजन ऑलवेज पोस्टल बैलेट से ही पास होगा, जैसे ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। अगर तुम अपने मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलना चाहते हो, ठीक है ना। अगर तुम अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ बातें रिमूव या इंसर्ट करना चाहते हो, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज। सिटी टाउन या विलेज से तुम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो। चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक एंड हैज अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ दैट मनी। पब्लिक से पैसा उठाए थे स्टील का बिजनेस बोल के, अब स्टील का बिजनेस की जगह उस पैसे से रबड़ का बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा बच गया, पूरा स्टील के बिजनेस में यूज हुआ नहीं, तो तुमको पोस्टल बैलेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बाईबैक अगर करना चाहते हो कंपनी के शेयर्स का, नया डायरेक्टर इलेक्ट करना चाहते हो, डिफरेंशियल राइट वाला शेयर इशू करना चाहते हो, अपने कंपनी का होल कंपनी बेचना चाहते हो, या कंपनी का एक मेजर पार्ट किसी को सेल करना चाहते हो, तो ये सब केस में तुमको पोस्टल बैलेट करना पड़ेगा। One person company and other company having up to 200 members are not required to transact any business through postal ballot। सर सीधा सा बात है, 1% का कंपनी है, उसमें काहे का पोस्टल बैलेट, खुद ही तो मेंबर है। और अगर तुम 200 मेंबर तक वाली कंपनी हो, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, तो तुमको भी पोस्टल बैलेट जरूरी नहीं। अगला टॉपिक है कंपनी का मिनट्स। मिनट्स मतलब मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, कौन क्या बोला, कौन कौन प्रेजेंट हुए, मीटिंग कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या डिसीजन पास हुए, किस डिसीजन के फेवर में कितना वोट गया, सब बातों को एक जगह रिकॉर्ड करना पड़ता है। रूल 25(1) प्रोवाइड दैट डिस्टिंक्ट मिनट बुक शैल बी मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग। हर टाइप ऑफ मीटिंग बोला है, टाइप मतलब बोर्ड मीटिंग, जनरल एजीएम, ईजीएम, ये सबके लिए अलग अलग मिनट बुक मेंटेन्ड होगा। जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, मीटिंग, हम बोला था ना अदर मीटिंग भी होता है।
अदर मीटिंग हो गया मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर, मीटिंग ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर, मतलब सर शेयर होल्डर को छोड़ के अदर क्लास ऑफ कंपनी को जो लोग पैसा दे के रखे। बैंकों का मीटिंग, तुम्हारे यहाँ 4-5 बैंक का लोन है, बैंक बोल रहे एक मीटिंग बुला के दो, ठीक है भैया। क्रेडिटर बोल रहे हैं, कंपनी का कोई लोन प्रोवाइडर बोल रहा है, प्रेफरेंशियल होल्डर बोल रहा है, डिवेंचर होल्डर बोल रहा है, सर उनको भी बोलने पे मीटिंग बुलाना पड़ेगी, ठीक है। अब एजीएम के बाद देखो, अब तक जो बोला सब बातें एजीएम ईजीएम सब पे लागू थी, ठीक है, लेकिन कुछ बातें सिर्फ स्पेसिफिकली एजीएम के लिए वो अलग से बोला। any company, every company, sorry, other than OPC shall each year hold a general meeting at AGM. हर कंपनी को OPC को छोड़ के सबको एक AGM कंपल्सरी है। The time gap between one AGM and the next AGM shall not be more than 15 months. दो AGM के बीच में कभी भी 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। The notice for the calling of AGM shall specify the meeting as the AGM. जब नोटिस भेजोगे, नोटिस के ऊपर प्रॉपरली लिखोगे कि ये एजीएम। एजीएम का पहला रूल क्या था, डेट डिसाइड करने का, कि दो एजीएम के बीच में 15 महीने के ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा जिस दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ यानी 31 मार्च, उस दिन से 6 मंथ के अंदर अंदर एजीएम हो जाना चाहिए। अगर एजीएम टाइमली कंडक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप उसी को इन्फॉर्म करोगे और उससे एक्सटेंशन ऑफ पीरियड लोगे, जो कि मैक्सिमम 3 महीना हो सकता है, लेकिन फर्स्ट एजीएम के लिए कभी भी एक्सटेंशन नहीं मिले। मतलब ये जो एक्सटेंशन पीरियड मांग रहे हो उसी से, वो फर्स्ट एजीएम अगर कंपनी का है तो उसके लिए नहीं मिल सकता। तो अब आज ये फर्स्ट एजीएम का क्या रूल है सर? सर फर्स्ट एजीएम कंपनी का कब हो जाना चाहिए? बाकी एजीएम क्या बोला था, 6 महीना फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहां बोला है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एजीएम 9 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। If a company hold first AGM meeting as such, it should not be necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporation. सर एक बार एक ही एजीएम होता है, ये फालतू बात बोला, ठीक है। और फर्स्ट एजीएम के लिए तुमको फर्दरेंस ऑफ टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सर सेक्शन 96 हमको एजीएम का 2 डेडलाइन दिया। क्या? पहला 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और 2 एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ऊपर का नहीं, ठीक। एक और कंपनी रैक का सेक्शन है, वो बोलता है हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम हो जाना चाहिए। तो वो भी तुम रूल की तरह याद कर लो, एवरी कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर माने जनवरी से दिसंबर। वेरी गुड, जनवरी टू दिसंबर के अंदर एक एजीएम हर बार होना ही चाहिए। तो ये तीनों डेडलाइन में तुम्हारा जो अर्लीस्ट डेट आ रहा है उसके अंदर अंदर एजीएम होल्ड कर लो, ताकि कोई सा रूल ना टूटे, ठीक है। और यही 6 महीने की जगह फर्स्ट एजीएम के लिए रूल हो जाए 9 मंथ। सर बाकी दोनों बात यहाँ एप्लीकेबल हो नहीं सकता, 2 एजीएम के बीच में गैप वाला बात यहाँ कैसे लागू होगा सर फर्स्ट एजीएम में? ये तो पहला ही एजीएम है, इसके पहले तो कोई एजीएम हुआ ही नहीं। और यहाँ पे कैलेंडर ईयर वाला बात भी ठीक है, बोल सकते हो कि लागू होता है। अब आता है कंडक्ट ऑफ एजीएम। एजीएम हमेशा बिजनेस आवर में कंडक्ट होगा, ऑब्वियस बात है सर। बिजनेस आवर क्या है? 9 AM to 6 PM। और एजीएम नॉट शुड बी नॉट ऑन अ नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे बोला है, पब्लिक हॉलीडे नहीं। नेशनल हॉलीडे 4 ही है इंडिया में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 25 दिसंबर। 15 अगस्त, 26 जनवरी 2 तो हो ही गया, इसके अलावा 2 अक्टूबर जी। और एक 25 दिसंबर। ये 4 दिन नेशनल हॉलीडे, उसको छोड़ के कोई भी दिन मीटिंग हो सकती है। नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, पब्लिक हॉलीडे नहीं बोला।
द एजीएम शेल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और सेम प्लेस, जिस सिटी या टाउन में विलेज में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, ऐसा रजिस्टर्ड ऑफिस में इतना जगह ही नहीं है, छोटा सा ऑफिस है तो, और मेरे 2.5 लाख मेंबर है, अब क्या करें? सर बुला लो वहीं उसी सिटी टाउन या विलेज में कोई जगह बुक कर लो, वहां करा लो, सर उसके बाहर नहीं हो सकता। कोई कंपनी को अगर एजीएम बुलाने से एग्जम्पशन दे सकता है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है और कोई नहीं। अनलिस्टेड कंपनी का एजीएम may be held at any place in India, even if consent is given in writing by electronic mode by all member in advance. तुम अनरजिस्टर्ड कंपनी, अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी अगर तुम है तो तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस छोड़ के भी तुम कहीं और मीटिंग बुला सकता है। सारे मेंबर से, ऑल मेंबर से एडवांस में अप्रूवल ले लो और बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी सर। सर अगर एजीएम कंपनी नहीं बुलाया तो फिर ट्राइब्यूनल या कोर्ट के पास पावर है एजीएम बुला के देने। इफ कंपनी मेक एनी डिफॉल्ट इन होल्डिंग एन एजीएम तो ट्राइब्यूनल में ये मीटिंग बुला सकते हैं। ट्राइब्यूनल कैसे बुलाएगा? मेंबर लोग एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, मेंबर लोग कोर्ट में जाके बोलेंगे देखो हमने बदमाशी करा, मीटिंग नहीं बुला के दे रहे एजीएम, तो ट्राइब्यूनल बोलेगा ठीक है मीटिंग कॉल कर देते। Such direction may include a direction that one member of the company present in person by proxy shall be deemed to be considered meeting। और जब कोर्ट के ऑर्डर पे मीटिंग हो रहा है ट्राइब्यूनल के बोलने पे, तो बेटा जी अगर एक मेंबर भी पहुंचा या पर्सनली या प्रॉक्सी तो भी मीटिंग वैलिड हो जाएगी। मतलब फिर वहां पे कोरम फोरम कुछ देखने का जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो भी ट्राइब्यूनल बोलेगा वो भी वहां पे फॉलो हो जाएगा, मतलब ट्राइब्यूनल के डायरेक्शन पे सब कुछ होगा। सर ये जो एजीएम हो, एजीएम का एक रिपोर्ट बनेगा, हाँ मिनट्स के रूप में उस रिपोर्ट को लिखा जाएगा। इन एडिशन टू मिनट्स, मिनट्स के अलावा एजीएम का एक रिपोर्ट बनेगा, जिस रिपोर्ट पे साइन एंड डेट कौन देगा? चेयरमैन। और अगर वो साइन, उस मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा, अगर वो नहीं हो पाए तो मान लो चेयरमैन मीटिंग अटेंड किया, वो रिपोर्ट बना, तब तक चेयरमैन ही टपक गया, तो फिर कंपनी का 2 डायरेक्टर और अगर एमडी है तो उनमें से एक एमडी साइन करे या कंपनी सेक्रेटरी साइन करे। ठीक है, मतलब जनरली से मीटिंग का चेयरमैन ही साइन करेगा, वो नहीं हुआ तो उसके बिहार में कोई और। उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा? किस दिन मीटिंग हुआ, कौन चेयरमैन अपॉइंट हुआ, कैसे अपॉइंट हुआ, कितने मेंबर अटेंड किए मीटिंग को, कोरम कितना प्रेजेंट था कि नहीं था, मीटिंग में क्या क्या कंप्लायंस हुआ, मीटिंग एडजेंट अगर हुआ या पोस्टपोन्ड अगर हुआ तो क्यों हुआ, कौन से वेन्यू पे कब हुआ, दोबारा पोस्टपोन्ड होगी, उस मीटिंग में रिपोर्ट में क्या क्या अल्टीमेटली डिसाइड हुआ। मतलब मीटिंग का पूरा समरी उस रिपोर्ट में हो, और वो MGT 15 में आरओसी को विदिन 30 डेज जमा करना। अब आ जाओ ईजीएम पे। ईजीएम माने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर ये कैसे बुलाया जाएगा? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि एक मीटिंग कॉल होना चाहिए तो वहां पर भी 21 डेज, जब यहाँ पे 21 क्लियर डेज नहीं लिखा है, सिर्फ 21 डेज लिखा है, तो वो मीटिंग बुलाएंगे। सर कंपनी के मेंबर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर 1/10 मेंबर, 1/10 वोटिंग पावर या 1/10 शेयर होल्डर, 1/10 शेयर होल्डिंग, सॉरी होल्डर नहीं, मतलब नंबर ऑफ शेयर का बात हो रहा है, अगर वो लोग कंपनी को रिक्वेस्ट करे तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये मीटिंग बुला के देगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ये मीटिंग बुलवा सकता है, मेंबर के बोलने पे भी बुला सकता है। मेंबर के बोलने के 45 दिन के अंदर अंदर ये मीटिंग कंडक्ट हो जाना चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर के बोलने पे भी मीटिंग नहीं बुला के दे रहा है तो मेंबर खुद रिक्विजिशन डालेगा और 3 महीने के अंदर अंदर खुद कॉल करवा देगा मीटिंग। मतलब मेंबर ही मीटिंग कॉल करवा देंगे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कॉल करवा रहा है तो। ठीक है जी सर। और इसका भी बाई स्पीड पोस्ट सबको नोटिस जाएगा कि ये मीटिंग हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली में कुछ बातें मिसिंग हो रही है।
देखो यहाँ पर अपने कुछ बातें अगर देख लेते हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी नोटिस वाला बात कर लिए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी यहाँ पे क्लियर बात कुछ नहीं है। मैटर टू बी डिस्कस का बात कर लिए थे, कोरम का बात कर लिए थे। यहाँ पे कुछ और काम का बात है, कोरम में एक बार देख लेते हैं। 30 मिनट वेट करेगा मीटिंग। हाँ, एक बात कोरम में बोलना भूल गया था, अगर मीटिंग एडजॉर्न होता है कोरम नहीं आने के कारण जी, तो जो नेक्स्ट मीटिंग होगा जब भी वो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस या कोई और जो डेट डिसाइड हुआ है, अगर वहां पर भी कोरम पूरा नहीं हुआ तो तब मीटिंग को वैलिड कर देंगे। हाँ, मीटिंग कंटिन्यू हो जाएगा, मीटिंग को इनवैलिड नहीं करेंगे। अगर 2 मेंबर आया तो भी मीटिंग वैलिड हो जाएगी। ठीक है, प्रॉक्सी को कोरम में काउंट नहीं करते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उस कोरम में काउंट नहीं करेंगे। ऑब्वियस बात है, इक्विटी शेयर होल्डर का मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई कैलकुलेशन नहीं है। प्रॉक्सी वाला बात पढ़ लिए थे कि 48 आवर प्रॉक्सी। हाँ, ये रहा, मोर देन 1 प्रॉक्सी कैन बी अपॉइंटेड, एक से ज्यादा प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, बट मीटिंग जो लास्ट प्रॉक्सी तुम अपॉइंट किए थे लेटेस्ट वही अटेंड करेंगे। हम यहाँ पे बोला था प्रॉक्सी कैन वोट इन बाय पोल ओनली, बाई हैंड वाला में वोट वो नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करो और उसके बाद भी मेंबर मीटिंग में पहुंच जाए तो मेंबर वैलिड होगा, प्रॉक्सी नहीं। लेकिन अगर मेंबर के पहुंचने के पहले पहले प्रॉक्सी वोट कर दिया है तब फिर मेंबर को वोट करने का पावर नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई काम का बात नहीं है। चेयरमैन वाला, हाँ ये वाला बात बोले थे ना, चेयरमैन क्या क्या कर सकता है। चेयरमैन कैन नॉट चेंज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। एजेंडा क्या होता है, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा उसका एक सीरियलिटी होता है। चेयरमैन उस एजेंडा को चेंज ही नहीं कर सकता। ठीक है, कैन एक्सक्लूड इंक्लूड एनी पॉइंट इन मिनट्स, मिनट्स में क्या लिखा जाएगा या हटाया जाएगा वो चेयरमैन बोल सकता है। चेयरमैन के पास ऑलवेज 2 वोट होगा अगर वोटिंग टाई हो जाए, उसके उस वोट को कास्टिंग वोट बोलते हैं। ठीक है, चेयरमैन को मीटिंग एडजॉर्न करने का राइट होगा, लेकिन अगर लग रहा है कि चेयरमैन रॉन्गफुली मीटिंग को एडजॉर्न कर रहा है अपना फायदा के लिए, तब फिर उस चेयरमैन को हटा के नया चेयरमैन अपॉइंट करके मीटिंग कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, वोटिंग एट एजीएम में शो ऑफ हैंड, बाई पोल, पोस्टल बैलेट पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पढ़ लिए, एजीएम नॉट अलाउड अप्लाइड फॉर ओपीसी ये सब पढ़ लिए, फर्स्ट एजीएम वाला रूल पढ़ लिए, सब्सिक्वेंट एजीएम वाला रूल पढ़ लिए, पनिशमेंट पढ़े थे। एजीएम अगर कॉल नहीं होता तो पनिशमेंट नहीं पढ़े थे। अगर फर्स्ट टाइम डिफॉल्टर है कंपनी तो 1 लाख तक का फाइन, और अगर रिपीटेटिव डिफॉल्टर है तो पर डे 5,000 करके फाइन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है? नहीं। एजीएम का टाइम लिमिट वाला बात कर लिए थे। स्टार्ट 9 AM एंड, और मतलब सुबह 9 के पहले स्टार्ट नहीं हो सकता, 6 बजे के बाद स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन सर मीटिंग 5 बजे स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू कर गया 6 के बाद, वो कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक हॉलीडे के दिन नहीं हो सकता, सॉरी पब्लिक हॉलीडे के दिन हो सकता है, नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं हो सकता। रजिस्टर्ड कहाँ मीटिंग होगा वो बात भी पढ़ लिए थे। कंपनी अगर नहीं बुला के दिया तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बुला के देगा मीटिंग। यहाँ पे कुछ काम का बात, ईजीएम का बात अपने पढ़े। ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद बोल सकता है, या फिर देखो बहुत मस्त बात बताते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकता है। अगर एक डायरेक्टर को लग रहा है कि शेयर होल्डर को कोई बात बताना जरूरी है बट बाकी डायरेक्टर बदमाशी कर रहे हैं, नहीं बुला के दे रहे ईजीएम, तो वो एक डायरेक्टर ट्रिब्यूनल में जा सकता है। 10% शेयर होल्डिंग वाले मेंबर जाके बोल सकते हैं कि ईजीएम बुला के दो। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 45 दिन के अंदर मीटिंग बुलाना पड़ेगा। 21 डेज का नोटिस यहाँ पे है। यहाँ भी शॉर्टर नोटिस अलाउड है भाई, 95% शेयर होल्डर अगर हाँ करे तो, इनमें भी कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है। हाँ, ये बात काम का, ईजीएम कैन होल्ड ऑन पब्लिक या नेशनल हॉलीडे, दोनों ही हो सकते हैं। मतलब ईजीएम में नेशनल हॉलीडे वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग का रूल है जो मेरे नोट्स उस नोट्स में नहीं था, कि बोर्ड मीटिंग का क्या रूल है। सर साल में 4 बार इन ए ईयर कंपनी का बोर्ड मीटिंग होना ही चाहिए, एंड 1 इन ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में 1 साल में 4 बार अपने आप ही हो जाएगा। बोर्ड मीटिंग में 7 दिन का नोटिस भी चलेगा।
और उससे भी शॉर्टर नोटिस बुलाना चाहते हो बुला लो, लेकिन उस मीटिंग में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाना चाहिए और 2 बोर्ड मीटिंग में कभी भी 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, तो उसको 6 महीना में एक बोर्ड मीटिंग भी चलेगा। हर क्वार्टर एक नहीं, हर 6 महीना में एक बोर्ड मीटिंग उसको चलेगा। बोर्ड मीटिंग का कोरम कितना होता है? 1/3 और 2 whichever इज हायर। ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर कोई डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग अटेंड करा वो भी वैलिड होगा। नॉर्मल बोर्ड मीटिंग पब्लिक हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे कभी भी हो सकता है, लेकिन एडजर्न्ड बोर्ड मीटिंग पब्लिक हॉलिडे के दिन नहीं होगा। एक बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाया कोरम के कारण, तो एडजर्न करना पड़ा ना, पोस्टपोन। अच्छा। और आखिरी एक मीटिंग जो हम लोग नहीं पढ़े थे वो है स्टैट्यूटरी मीटिंग। अगर तुम पब्लिक कंपनी विद शेयर कंपनी है, लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स हो, मतलब एक तो पब्लिक लिमिटेड है, ऊपर से तुम्हारा शेयर कैपिटल भी है, तो तुमको वंस इन अ लाइफ टाइम एक बार एक स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाना पड़ेगा। ओनली वन। हर बार नहीं बुलाना, हर साल नहीं बुलाना, वंस इन अ लाइफ टाइम। और ये मीटिंग कब तक हो जाना चाहिए? अच्छा सर, बाकी कंपनी के लिए वैलिड नहीं है, पढ़ेंगे अभी किसके लिए नहीं है सर? इसके छोड़ के सबके लिए नहीं है। लिमिटेड कंपनी विद शेयर्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल वाला के लिए कंपलसरी है। सर कंपनी बनने के 1 महीना बाद और 6 महीने के अंदर अंदर ये मीटिंग हो जाना चाहिए। मतलब मान लो मेरा कंपनी 1 अप्रैल को बना, तो 30 अप्रैल के बाद और 30 सितंबर के अंदर अंदर ये मीटिंग हो जाना चाहिए। 1 महीना बाद और 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है सर। ये मीटिंग क्यों बुलाना है? अरे कुछ नहीं, यही बताना है शेयर होल्डर को कि कंपनी का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हो गया है, और कोई का बात नहीं है। ठीक है सर। किनको नहीं बुलाना है? सर प्राइवेट लिमिटेड को नहीं बुलाना है, जो पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है उसको नहीं बनाना है, कोई पब्लिक कंपनी जो अनलिमिटेड कैपिटल लायबिलिटी वाला है उसको नहीं बुलाना है, गवर्नमेंट कंपनी को भी नहीं बुलाना। ठीक है। इसका भी 21 क्लियर डेज का ही नोटिस होगा। इसमें भी वही है, 95% शेयर होल्डर अगर एग्री करे तो लेसर नोटिस पे भी हो सकता है। ये इसका नोटिस सारे मेंबर, ऑडिटर, उनके रिप्रेजेंटेटिव सबको जाएगा विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होने वाला है, और इसका एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनेगा जिस पे 2 डायरेक्टर, ऑडिटर दोनों का साइन होगा, और कंपनी में एमडी है तो एक एमडी का भी साइन होगा, और ये आरओसी को सबमिट हो जाएगा। ठीक है। मिनट्स का बाद तुम पढ़ चुके हो तो इसमें और कुछ खास